हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद की वजह से भी हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर दिया है। क्षेत्रवाद भी उन्हीं चीज़ों में से आता है। क्षेत्रवाद से हमारा अभिप्राय अपने क्षेत्र के प्रति गर्व तथा वफादारी की भावना को रखना क्षेत्रवाद कहलाता है। यानी आप अपने क्षेत्र को बहुत ही महत्ता देते हो और उसके प्रति वफादार हो, और दूसरे क्षेत्र की भावनाओं को आप नहीं समझते हो। कभी कभी जब यह भावना आ जाती है कि हमारे क्षेत्र दूसरे से श्रेष्ठ है, तो वो क्षेत्रवाद कहलाता है। और क्षेत्रवाद एक जो है मुख्य भूभाग है जहाँ के निवासियों में भाषा, संस्कृति और आर्थिक हितों की एकता की भावना बनी रहती है। क्षेत्रवाद वस्तुएं स्थानीय वफादारी होती है, और इस भांति क्षेत्रवाद दूसरे क्षेत्रों के लोगों के प्रति नकारात्मक भावना होता है, और यह नकारात्मक भावना अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए ही होती है। इसी कारण प्रत्येक क्षेत्र अपनी स्वतंत्रता की मांग करता है, और यह इसी भाव के कारण है कि नए राज्य की मांग की जाती है। इसी कारण अपनी भूमि के पत्र सिद्धांत को बदल देते हैं। आपने देखा ही होगा कि कई राजनीतिक नेता जो होते हैं क्षेत्रवाद की वजह से जो है लड़ाई दंगा भी करवाते हैं, जो हमारे देश की जो है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती मिलती है। राष्ट्रीय नेता तो इतना भी करते हैं जो कि उनकी बहुत बड़ी विडंबना होती है। अगर राष्ट्र में क्या करता है, उनका सिक्का नहीं चलता है, तो वो करते हैं एक ही राज्य को दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं और एक पार्ट में अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। जैसे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय भारत की दो टुकड़ा कर दिया गया था, और दो टुकड़ा का महत्व तो सिर्फ हम आम इंसानों में नहीं था, जनता का ये कोई सोच विचार नहीं था। ये विचार बड़े बड़े नेताओं की थी कि भाई मुझे पार्टी मिला नहीं, मैं सत्ता पे विद्यमान नहीं हूँ, तो मेरा हालत न घर का रहेगा न घाट का। तो इन्होंने क्या किया, आपस में दंगा फसाद करवा के अलग जो है पाकिस्तान की मांग कर ली, जिसकी वजह से बहुत बड़ा दंगा हुआ, बहुत से लोगों की जान चली गई, संपत्ति खराब हुआ, और न जाने कितना कुछ हुआ, जो कि बहुत बड़ी हमारे देश के जो है इतिहास के लिए विडंबना बन के खड़ी हो गई। भारत में विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र है। प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र में भौगोलिक सीमाएं होती है। प्रत्येक राज्य को अपने स्वयं की प्राकृतिक और मानव संसाधन होते हैं। यह होते हुए भी एक राज्य में ही पृथक राज्य बनाने की मांग की जाती है। यह मांग व्यक्तिगत हितों की पूरा करने के लिए की जाती है। यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि आम व्यक्तियों जो है उनकी मांगे नहीं होती है, ये विशेषकर राजनीतिक नेताओं का यानी व्यक्तित्व हितों की पूरा करने के लिए मांग होती है। जो यह दिया है जाता है कि एक राज्य का विकास असंतुलित है और दूसरे राज्य के संसाधन के कारण होता है। झारखंड राज्य एक पृथकीकरण इसलिए किया गया कि बिहार राज्य झारखंड के स्वतंत्र एवं स्वयं उपभोग करता था। इन्हीं विविधता हितों में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। महाराष्ट्र में आज भी विभेद को लेकर यहाँ कहा जाता है कि स्थानीय संपदा का उपभोग इन क्षेत्रों को मिलना चाहिए। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए अन्य राज्य के लोगों को अवसर न देने के लिए इसी क्षेत्र में पैदा हुए लोगों को रोजगार देने की मांग की गई। अब देखिए ये कहाँ की विडंबना है, कहाँ की सोच विचार है। कहते हैं आज क्षेत्रवादियों ने बहुत बड़ा घर कर लिया है। कहते हैं जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं वहाँ ही उनका पुलिस होता है, उनका ही सब व्यवस्था होता है। तो हम एकीकरण में कैसे बन सकते हैं? राष्ट्रीयकरण का अर्थ यही होता है कि ये पूरे राष्ट्र के लिए होता है। आज क्षेत्रवाद में सभी कुछ बटा हुआ है। क्षेत्रवाद में बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि उन्हीं क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाता है, बाकी दूसरे राज्य से आए हुए व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किया जाता, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी समस्या है। और ये देखने को हर राज्य में आपको मिलेगा। और इवन कि वो भाषा के आधार पर भी ये कहते हैं कि आपके भाषा इस राज्य का होना ही चाहिए। तो ये बहुत बड़ी जो है विडंबना आज कर चुकी है, और ये जो है राष्ट्र की चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। तो कहते हैं अगर ऐसा रहा तो हमारा देश कभी भी आगे बढ़ने में अग्रसर नहीं रहेगा, क्योंकि हम जब आपस में लड़ते रहेंगे तो देश की मजबूती कैसे बन पाएगा। आपने देखा ही होगा कि जब दो बिल्लियां आपस में लड़ती रहती है तो बंदर फायदा उठा के चला जाता है। तो यही हमारे पुराने समय में भी हुआ। अंग्रेज भी हम पे इसीलिए राज करने में सक्षम हुए क्योंकि हम आपस में लड़ते रहते थे, आपस में ही हम दुश्मनी दिखाते रहते थे। तो अंग्रेज ने इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के हमारे देश पे जो है कई सालों तक राज्य करके हमें हमारे देश को खोखला करके चले गए। कहते हैं नवंबर जो है 2000 में देश में 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का पूर्तिकरण राज्य की तरह निर्माण हुआ। अब देखिए सिर्फ कहते हैं बिहार का ही नहीं हुआ, कहते हैं छत्तीसगढ़ हो, उत्तरांचल हो, झारखंड हो, कई राज्य, इवन कि आपने तेलंगाना का भी हो चुका है। कहते हैं इन राज्यों का निर्माण क्षेत्रीय
भावनाओं और वफादारी पर आधारित था। जब ये राज्य क्षेत्रीय भावनाओं पर बन गए तब कई नए जो है राज्यों की मांग आरंभ हो गई। उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पूर्वांचल क्षेत्र में बनाता राज्य की मांग उठने लगी है। अब कहते हैं उत्तर प्रदेश के लिए भी दो टुकड़े करने के समय आ गया है। वहाँ पर भी लोग अब हरित प्रदेश की मांग और जो पूर्वांचल क्षेत्रों की मांग करने लग गए हैं। महाराष्ट्र में नए विविध राज्य की मांग हो रही है। आंध्र प्रदेश के जो कहते हैं तेलंगाना राज्य था, ये भी आज अलग हो चुका है। तो ये सारी एक राजनीतिक पहल थी, राजनीतिक मसले के पालन करना था, और उनकी स्वार्थ के कारण ही आज देश में ऐसे ऐसे राज्य जो है विघटित होती चली जा रही है। कहते हैं जितने राज्य होंगे उतने प्रशासन के लोग होंगे और उतने ही हमारे देश के पैसा उन पे लगाया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि देश का विकास कब होगा, ये आप सिर्फ सपने में ही देख सकते हो। इसी तरह असम में राज्य बोडो राज्य की मांग हो रही है। बंगाल राज्य में जो गोरखोलैंड की आवाज़ उठाई जा रही है। ऐसे राज्य जो स्वायत्त के चाहते हैं उनमें स्थित क्षेत्रीय दल स्वायत्त के लिए आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और कई बार अन्य क्षेत्र के लोगों को संघर्ष कर रहे हैं। वो लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान को भूल रहे हैं, वो अपने क्षेत्र को लिए मरने को भी तैयार है। इस प्रकार के क्षेत्रीय वफादारी सच में देखा जाए तो राष्ट्रीयकरण के लिए सबसे बड़ा खतरा के रूप में है। तो खतरा तो बनेगा ही बनेगा जब हम समझदार नहीं बन रहे हैं। हमारा तो यही तत्व होना चाहिए कि हमें अपना कमाना चाहिए, अपने देश के जो है विकास में सहयोग देना चाहिए। कहते हैं क्षेत्रवाद तो सिर्फ उन राजनीतिक नेताओं के लिए ज़रूरी होता है जिनको अपना सीट जो है बचाना होता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं राष्ट्रीयवाद की जो भावना है वो हमारे अंदर ख़त्म होता चला जा रहा है, और कहते हैं क्षेत्रीयवाद ने बहुत बड़ा जो है हमारे देश को खोखला करने के लिए तैयार कर रहे हैं। कहते हैं कई राज्य तो विघटित भी हो चुकी है, यानी अपने अस्तित्व से अलग हो गई है। तो कहाँ वहाँ पर मुझे इतना तरक्की देखने को मिला? तरक्की तो वहाँ पर भी नहीं हुई, वहाँ पर भी राजनीति के एक नया जो है गढ़ बना दिया गया। तो ये सब बातें लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोग ही सोचेंगे तभी सरकार के जो है ऐसे मंसूबों पर जो है पानी फिर सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अगला पॉइंट, राष्ट्रीयकरण के लिए चुनौतियां। अब देखिए चुनौतियां तो हमने पढ़ लिया, कई चुनौतियां हमने जाना। सांप्रदायिक चुनौती पढ़ा, भाषावादी चुनौती पढ़ा, क्षेत्रवाद चुनौती पढ़ा। ये तीनों हमारे देश में राष्ट्रीयकरण की चुनौतियां हैं, और इसी वजह से भारत के जो है कई टुकड़े होते चले जा रहे हैं। ये सब जो है निषेधात्मक है। इस पार्ट में हमने राष्ट्रीय एकीकरण की सांप्रदायिक और क्षेत्रवाद के अर्थ को समझने की कोशिश किया है। अब हमें राष्ट्रीयकरण में आने वाली चुनौतियों का विवेचन करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय एकीकरण की जाति धर्म आदि से परे हैं। हर हालत में जिसे हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं वह जाति धर्म आदि को कोई महत्व नहीं देता है। दूसरे शब्दों में यह विभिन्नताओं में एकता की भावना पैदा करता है। ये बड़ी दुखदायी बात है कि एकपन की विशेषता को धार्मिक भाषाएं और क्षेत्रीय वफादारी कमजोर करती चली जा रही है। और सच्चाई यह है कि भाषा क्षेत्र आदि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत बड़ा चुनौती बन गई है। कहते हैं हमारे देश में कई बार हिंदू मुसलमान एकता की चुनौती दी गई है। ऐसा देखा भी गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य में छोटे बड़े दंगे होते हुए भी आम हो गई है। कई जगह जो है 1947 और 1992 में संपूर्ण देश को इन दंगों में घेर लिया था। दंगा करते समय लोग भूल जाते हैं कि वे भारतीय हैं, और जिन लोगों के दंगे में मरते हैं वे भी भारतीय ही होते हैं, यानी हम अपने ही भाईचारे को नष्ट कर रहे होते हैं। ऐसे लोग राष्ट्रीय पहचान को याद नहीं रखते हैं। कहते हैं जब ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो हमारे देश में दंगा फसाद करवाते रहेंगे तो व्यक्ति तो अपना अस्तित्व ही खत्म कर लेता है। कुछ राजनीतिज्ञ और धार्मिक नेता अपने स्वार्थ में देश की एकता को हर्षित में रख देते हैं, यानी इनकी स्वार्थ के वजह से ही भारत जो है कई बार दंगा के चपेट में आया है। तो उन नेताओं को भी सोचना चाहिए कि ऐसा करने से कोई भी देश जो है मजबूत नहीं हो सकता है, या कोई भी राष्ट्र जो है नहीं अच्छा बन सकता। कभी भी वो विकास के अपनी जो है रास्ता सुनिश्चित नहीं कर सकता है। लेकिन उनका तो सिर्फ मतलब तो यही होता है कि इलेक्शन में जीतना और सीट को ही प्राप्त करना, क्योंकि उनको सीट पे बना रहना है, और इस वजह से जो है अपने स्वार्थ में देश की एकता को ये खतरे में डाल रहे हैं। इस तरह जो है सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़ा हो गया है। सांप्रदायिक तरह जो है भाषावाद भी राष्ट्रीयकरण के लिए सबसे बड़ा चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। भाषावाद में लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान को खो देते हैं और अपनी भाषाई पहचान को अधिक महत्व देते हैं। कहते हैं भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं या दूसरे के विचारों से अवगत हो सकते हैं। तो भाषा का अर्थ क्या हुआ? अगर आपने दूसरे को अपने विचारों को समझा दिया, चाहे किसी भी रूप में समझा दिया, तो इसका मतलब आपने जो बोला वो समझ में आ गया, तो भाषा हुआ।
हम भाषा पे इतना विवाद क्यों कर रहे हैं, भाषा पर हम इतना दंगा फसाद क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आया। भाषा अपेक्षित महत्व को लेकर वे एक दूसरे से दुश्मन होते चले जा रहे हैं। दूसरी भाषाएं लोगों को ईर्ष्या और घृणा को दृष्टि से देखते चले जा रहे हैं और दूसरे भाषाई समुदाय को इस तरह देखते हैं जैसे कि वे भारतीय नहीं है। तो ये कहाँ की विडंबना है। दक्षिण भारतीय राज्यों के लोग हिंदी भाषा की अपेक्षा अंग्रेजी बोलने वाले को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी कारण हिंदी और अंग्रेजी दोनों को सरकारी भाषा समझा जाता है। सांप्रदायिक क्षेत्रवाद और भाषावाद राष्ट्रीय एकीकरण की एक चुनौती है। क्षेत्र या राज्य बनने की महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय एकीकरण की भावनाओं को हानि पहुंचाती है। क्षेत्रवाद के कारण क्षेत्रीय राजनीतिक दल इस भावना के क्षेत्रीय स्वायत्त को बढ़ाते हैं और इस कारण नए राज्य बनने और नए राज्य के लिए दिन प्रतिदिन स्थानीय स्वायत्त की बढ़ती चली जा रही है। तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि अगर नए राज्य बनेंगे तो नए राज्य में हर तरह की सुविधाएं बनाई जाएगी। वहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके मंत्री सारे गण बनेंगे। तो ये देश के ही कहते हैं अर्थव्यवस्था पर एक बोझ सा बन जाएगा और ये बात सरकार नहीं सोचती है और राज्य को जो है अलग करने के लिए अग्रसर होती है और राज्य को अलग करके जो है वहाँ की सिर्फ नेता के एक महत्वता के लिए पूरे राज्य को बर्बाद करने के लिए अग्रसर हो जाती है। कहते हैं जितना राज्य बनता जाएगा उतने जो है मंत्री लोग भी बनते चले जाएंगे और उनका जो है पैसा कोई वो कमा के नहीं लाते हैं, हमारे जनता से ही टैक्स के रूप में लेते हैं और टैक्स की भार जो है आए दिन बढ़ता ही चला जाएगा। और आपने देखा भी होगा कई सालों में आपने देखा होगा, 2-3 सालों में देखा होगा कि टैक्स की मार इतनी बढ़ती चली जा रही है कि आम गरीबों तक जो आवश्यक सामान है वो उसके पहुंच से दूर होती चली जा रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमारी कहते हैं अनपढ़ता का ये लोग बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। और अनपढ़ ये लोग क्यों, तभी तो आपने देखा होगा कि शिक्षा को इतना इन्होंने महंगा कर दिया है। आम गरीब तक शिक्षा पहुँच ही नहीं पा रही है और पहुंच भी पा रही है तो वो सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पहुंच पा रही है क्योंकि सरकार ने 8वीं क्लास तक पास करने के जो वचनबद्धता दे दी है। आपने देखा भी होगा कि 8वीं क्लास के बच्चों को भी सही तरह से लिखने पढ़ने नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार तो चाहती है कि बच्चे पढ़े लिखे ना बने, समझदार ना बने और हम भी यही चाह रहे हैं। तो ये गलत है ना। ठीक है, हमारी भी तो यही सोच है। हम बच्चों को अच्छे शिक्षा देने की जगह पर गलत शिक्षा की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं। आज आधुनिकता के आड़ में उनको फंसाते चले जा रहे हैं जो हमारे देश के लिए सही नहीं है और इससे हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारा जो है बच्चे खराब होते चले जा रहे हैं। लेकिन सरकार की जो है जो अनपढ़ता की जो उन्होंने फौज खड़ा करना है वो उनका खड़ा हो जाता है और कहते हैं अनपढ़ लोगों को जो भी बोलोगे वो करने लग जाते हैं। तो ये देश के हित में नहीं है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके पढ़ो, समझदार बनो और देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था ख़त्म हो गया। आगे का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है तो उसको देखना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, कहते हैं कोई चीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करना आपके हित में रहता है और दूसरे बच्चों तक पहुँचाना ये आपका दायित्व बन जाता है और ये आपके माध्यम से ही हो सकता है। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नहीं तो शायद अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा। और आपको पता है कि पेपर भी बहुत नज़दीक आने वाला है तो वो भी आपके लिए खतरे का घंटी बजा चुका है। तो इसलिए अच्छा से पढ़िए, अच्छे से समझिए, जितना हो सके टॉपिक ही समझिए। अपना एक्स्ट्रा के चक्कर में पढ़िएगा, न घर के रहिएगा न घाट के। इसलिए जो सिलेबस आपके समक्ष है, जो सिलेबस आपको निर्धारित किया गया है उसी को ही पढ़िए। ठीक है, तो एक बार फिर से कहूँगा एक ही बात कि चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपने मोबाइल में सेव करना मत भूलिएगा।